नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। छोटे शहर, बड़ा दांव और रियल एस्टेट में बनती संभावनाएं। अब सवाल यह है कि क्या भारत का प्रॉपर्टी मैप बदलने वाला है? क्या वो शहर जिन्हें अब तक उभरते कहा जाता था, वो अब सबसे बड़े ग्रोथ इंजन बनने जा रहे हैं? दरअसल तस्वीर तेजी से बदल रही है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस है। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसके साथ जुड़ती नौकरियां, ये सब मिलकर छोटे शहरों की जमीन में नई संभावनाएं दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट स्क्वायर यार्ड्स ने एक डेटा जारी किया है। उसके मुताबिक अगले 2 से 4 साल में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में जमीन की कीमतें 25 से 100% तक बढ़ सकती हैं। अच्छा और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब बाजार स्पेक्यूलेशन से नहीं बल्कि जरूरत से चल रहा है। जहां रोजगार के आधार पर घरों की मांग बढ़ने की संभावना दिख रही है, तो क्या छोटे शहर अब बड़े मुनाफे की गारंटी बन सकते हैं? कहां है सबसे ज्यादा मौके और कहां छिपा है जोखिम? इसी बड़े बदलाव की पूरी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुनीता मिश्रा हैं, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड इंसाइट स्क्वायर यार्ड्स की, और प्रदीप मिश्रा हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। तो प्रदीप जी और सुनीता जी, बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया आपने। तो सुनीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो 100% तक ग्रोथ की बात करती है। क्या ये पिछले 5-10 साल का कोई उदाहरण है जहाँ पर इतने बड़े स्केल पर ये ग्रोथ टिकाऊ साबित हुई हो? आपके डेटा का बेस और सैंपल साइज क्या है? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए, स्पेशली हमारे रिपोर्ट मोस्ट के बारे वेलकम। में बात करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दीपक जी, और बिल्कुल करंट न्यूज में भी है तो हम उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेवर एयरपोर्ट का। पिछले 5 सालों में वहां पर जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो प्लॉट की कीमतें हैं वो लगभग 5 गुना बढ़ गई है। 2015 में सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ था इस पे, एयरपोर्ट को बनाने का निर्णय लिया था भारत सरकार ने। उसके बाद से प्राइस ग्रोथ वहां लगातार रही, लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सुदृढ़ होता गया, जैसे जैसे प्लान्स फर्म अप होते गए, प्राइसिंग की जो ग्रोथ थी उसने भी तेजी पकड़ ली। तो आप देखेंगे कि 5 साल में 5 गुना कीमतें ऑलरेडी बढ़ गई हैं। ये हमें दिखाता है, हमारे पास डेटा के साथ, हमारे पास एग्जाम्पल के साथ ये पूरा प्रूफ है कि अगर कहीं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एयरपोर्ट, रोड प्रोजेक्ट्स जैसी चीजें शामिल हैं, एक्सप्रेसवेज टाइप की, अगर वो आती हैं किसी भी शहर में, नोएडा उसके पहले एक बड़ी अलग प्रॉपर्टी मार्केट था, आज की डेट में वो बहुत अलग प्रॉपर्टी मार्केट बन चुका है। सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से किसी भी शहर के प्रॉपर्टी मार्केट को बदलने में सक्षम है। प्रदीप जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ग्राउंड पर क्या सच है? इतनी तेजी दिख रही है या फिर सिर्फ अनाउंसमेंट ड्रिवन हाइप है ये? देखिए दीपक जी, मैं कहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ अनाउंसमेंट ड्रिवन हाइप है ये। ग्राउंड रियलिटी में एक्टिविटी डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन ये हर जगह नहीं है, ये सिलेक्टिव है। जहां एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू हुआ है, जैसे कि हाईवे, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एयरपोर्ट्स, वहां रियल डिमांड है, जेन्युइन प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रही है। जहां सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और एग्जीक्यूशन अभी बाकी है, वहां थोड़ी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट का नेचर भी चेंज हो रहा है। पहले डिमांड मोस्टली इन्वेस्टर ड्रिवन थी, अब धीरे धीरे वो एंड यूजर ड्रिवन बढ़ रही है, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर, जहां अफोर्डेबिलिटी अभी भी बेटर है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पूरा मार्केट बूम में नहीं है। प्रीमियम सेगमेंट में कई जगहों पर डिमांड स्ट्रांग दिखती है, और मिडिल क्लास हाउसिंग अभी भी प्रेशर में है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इशू पूरी तरह सॉल्व नहीं हुए हैं। ये ऑल अराउंड बूम भी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, जहां ग्रोथ उन्हीं लोकेशन में हो रही है, और वहां इंफ्रा, जॉब्स और कनेक्टिविटी जहां तीनों साथ आ रहे हैं, वहां पर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। सुनीता जी, क्या ये आंकड़े लॉन्च प्राइस और लिस्टेड प्राइस पर बेस्ड हैं या रजिस्ट्री वैल्यू पर, यानी असली डील प्राइस पर? ये लॉन्च प्राइस पर ही बेस्ड है दीपक जी, रजिस्ट्री प्राइस पर बेस्ड नहीं है हमारे यहाँ। ये न्यू प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, उनसे लिए गया। ठीक है, इससे आगे एक और बात की, रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा ट्रिगर बताया गया है, लेकिन भारत में कई प्रोजेक्ट में देरी होती है। ऑन टाइम डिलीवरी सबसे बड़ी चिंता है भारत में। उस रिस्क को कैसे आपने फैक्टर किया?
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सो एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज द की, चाहे वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो। अगर डिले हुआ, डिले को फैक्टर इन करके ये चीजें नहीं रखी गई हैं, जो आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं अपनी रिपोर्ट में, दे आर बेस्ड ऑन प्रॉपर एग्जीक्यूशन की जो टाइमलाइन सरकार ने रखी है, उस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए अगर चीजें ठीक से आगे बढ़ेंगी, बेस्ड ऑन दैट ये ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज बी द की फॉर एवरीथिंग। प्रदीप जी, टीयर 2-3 शहरों में अक्सर देखा गया है कि इंफ्रा के आसपास कीमतें पहले बढ़ती हैं और फिर लंबे समय तक ठहर जाती हैं। क्या यही चक्र फिर दोबारा दोहराता हुआ दिखेगा या स्थिति कुछ और होगी? देखिए दीपक जी, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस होते ही प्राइजेस तेजी से बढ़ जाते हैं और फिर कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। तो जो पहले पैटर्न था, अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टर जल्दी एंट्री लेते थे और प्राइस शूट अप हो जाते थे, लेकिन ग्राउंड पर जॉब्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी फास्ट नहीं होती थी, इसीलिए डिमांड सस्टेन नहीं रह पाती थी और मार्केट स्टेगनेंट हो जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आया है। अब यह है कि इस बार अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन बैक पुश है। बजट 2026 में सरकार ने करीब 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अनाउंसमेंट की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड लेवल है। इसका मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पे नहीं है, अब ग्राउंड पे भी तेजी से उतरने वाले हैं। मेरे को लगता है अब डिमांड धीरे धीरे एंड यूजर ड्रिवन हो रही है। पहले की तरह सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन ये नहीं है। और अब एंड यूजर जो मार्केट में आता है तो प्राइस सस्टेनेबल रहते हैं और सिर्फ स्पाइक करके नहीं रुक जाते। वो शॉर्ट टर्म में कुछ माइक्रो मार्केट में आप देखेंगे कि ओल्ड साइकिल जरूर दिखेगा, पहले स्पाइक और फिर पॉज, लेकिन ओवरऑल साइकिल अब ज्यादा मैच्योर दिख रही है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ मेरे को दिख रही है। सुनीता जी, अगर हम रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो जमीन का जिक्र ज्यादा है। जाहिर है छोटे शहरों में जमीन की उपलब्धता भी ज्यादा है। क्या ये रिपोर्ट जो है वो निवेशकों को लैंड प्लॉट की ओर पुश करती हुई दिख रही है, जबकि वहां रेगुलेशन और फ्रॉड के केसेस ज्यादा होते हैं? दीपक जी, हमने अपने रिपोर्ट के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि इनिशियल फेज में जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है। ग्रोथ सबसे ज्यादा हमेशा जमीन में ही देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ जो आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके यूनिट प्राइस में इस तरह से इतना उछाल, 5 गुना उछाल 5 साल में ये जमीन में ही देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पे, जैसा प्रदीप जी ने कहा भी, वहां पे स्पेक्यूलेशन का स्कोप भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए उछाल भी ज्यादा होता है। आपकी दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसे में बहुत सारे कॉन आर्टिस्ट्स आपके मार्केट में आ जाते हैं, जो स्पेक्यूलेशन का फायदा उठाकर, जो हमारे रूकी बायर्स हैं, जो हमारे नाइव इन्वेस्टर्स हैं, जो सोचते हैं कि बहुत छोटे समय में उनको अपना निवेश बहुत तेजी से बढ़ा लेना है, उनको ऐसे जालसाज डीलर्स से बचकर रहें। प्रदीप जी, क्या छोटे शहरों में लिक्विडिटी उतनी मजबूत है कि निवेशक समय पर एग्जिट भी ले सके? देखिए दीपक जी, ये आपका सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा लिक्विडिटी का ही रहता है कि एंट्री तो हो जाती है लेकिन एग्जिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं ऑनेस्टी से बात करूं तो अभी भी छोटे शहरों में लिक्विडिटी मेट्रो सिटी जितनी स्ट्रांग तो नहीं है। मेट्रो में आपको बायर जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में एग्जिट थोड़ा टाइम लेता है, स्पेशली रीसेल जब आप करने जाते हैं, फ्रेश में नहीं, रीसेल में जब करने जाते हैं। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, वैसे वैसे उन एरियाज में एंड यूजर बेस बढ़ रहा है और वहां लिक्विडिटी को भी स्ट्रांग बना रहा है। पहले डिमांड मेनली इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट थी और एग्जिट होना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब रियल बायर्स आ रहे हैं जो खुद रहने के लिए ले रहे हैं। इससे मार्केट की डेप्थ अब आ रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनाइज डेवलपर्स और ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स भी अब टीयर 2 सिटीज के अंदर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रस्ट बढ़ रहा है और रीसेल लिक्विडिटी भी बेटर हो रही है। हाँ, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि लोकेशन में लिक्विडिटी स्ट्रांग जो होती है, अगर लोकेशन अच्छी है तभी लिक्विडिटी स्ट्रांग होगी। प्राइम लोकेशन और इंफ्रा कनेक्टेड एरियाज और साथ में जॉब हब्स, इन एरिया में आप देखेंगे तो रिलेटिवली एग्जिट थोड़ा सा आसान होगा। और आउटस्कर्ट्स या मतलब बिल्कुल दूर वाले एरिया में आप चले जाएंगे तो वहां स्पेकुलेटिव एरिया में अभी भी मेरे को रिस्क दिखता है।
सुनीता जी, आप कह रहे हैं कि एंड यूजर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन टीयर 2 शहरों में अभी भी इनकम लेवल और जॉब स्टेबिलिटी चुनौती है। क्या ये विरोधाभास नहीं है? जी, ये इसको विरोधाभास ऐसा समझा जा सकता है कि ये है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो लाजमी है कि वहां जॉब्स भी आती हैं। लेकिन आपकी बात भी कुछ हद तक सही है। इसी चीज को आइडेंटिफाई किया है सरकार ने, और इसी चीज को इसी समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का भी, आपने सुना होगा, बजट में अनाउंसमेंट किया। इसके तहत जो हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा इनफैक्ट 5,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए हर रीजन को दिया जाएगा, जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बढ़ाया जाएगा, वहां जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनको बढ़ाया जाएगा, जिससे इवेंचुअली हमारा जॉब मार्केट भी बेटर होगा। सो यस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिना कहीं रोजगार हुए, बिना एक मध्यम वर्गीय इंसान, जो कि भारत का आम होम बायर एक मध्यम वर्गीय इंसान ही है, उसका सारा घर खरीदने का सपना रोजगार से ही रिलेटेड होता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिना रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़े एक सस्टेनेबल रियल एस्टेट मार्केट आप नहीं खड़ी कर सकते। तो उस दिशा में सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। इस बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए। सुनीता जी के मुताबिक इसे स्ट्रक्चरल ग्रोथ कह सकते हैं। प्रदीप जी, क्या आपको ये वाकई स्ट्रक्चरल ग्रोथ लगती है या एक नया रियल्टी साइकिल का बबल है? क्योंकि हमने कोविड पीरियड में देखा है हर सेगमेंट में बम्पर सेल थी, जो घटकर अब 17% रह गई है, अफोर्डेबल की खासकर। देखिए दीपक जी, अफोर्डेबल कम बिक रहा है ऐसा नहीं है। अफोर्डेबल आज भी डिमांड में है, लेकिन मजबूरी है कि अफोर्डेबल बन नहीं रहा है। और जब तक अफोर्डेबल बनेगा नहीं तो अफोर्डेबल बिकेगा कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत मैं पिछले कुछ दिनों में देखी है कि गवर्नमेंट खुद जो ऑक्शंस करती है, डेवलपर्स को लैंड देती है, उसके प्राइजेस बहुत ऊपर चले गए ऑक्शन में, मतलब बोली बहुत ऊपर जा रही है। और उसका इफेक्ट ये आता है कि लैंड प्राइजेस, जो रेगुलर लैंड प्राइजेस हैं, जहां पे आप फार्मर से या लोकल लैंड ओनर से लैंड खरीद के फिर सीएलयू लेके आप बनाते हैं प्रोजेक्ट एज ए डेवलपर, वहां पर भी कंपैरेटिवली प्राइस का, ऑक्शन का असर देखने को मिलता है। तो वहां पर भी प्राइसेस काफी ऊपर चले गए। अब अगर गुड़गांव जैसे एरिया में 50 to 70 CR पर एकड़ नॉर्मल एरिया में लैंड मिलती है, और प्राइम एरियाज में 100-150 करोड़ रुपीस पर एकड़ तक लैंड चली जाती है, तो उसके प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, उसमें जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ऑटोमेटिकली बहुत हाई चला जाएगा। तो डेवलपर की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है। और अभी आप देख रहे हैं जिस हिसाब से वॉर सिचुएशन चल रही है, तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं महंगाई भी पूरी तरह बढ़ रही है। तो इसका इफेक्ट ये है कि डेवलपर के पास भी मजबूरी हो जाती है कि वो लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसमें कहीं ना कहीं वो मार्केट में सस्टेन कर पाए। सुनीता जी, वाकई अगर ये इतना बड़ा मौका है, तो क्या बड़े डेवलपर्स और फंड्स पहले से आक्रामक तरीके से इन शहरों में एंट्री ले चुके हैं, या फिर अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति है? देखिए, कुछ शहरों के बारे में ये बात कही जा सकती है। अयोध्या इसका बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है, जब वहां पे राम मंदिर बनने के साथ साथ एयरपोर्ट भी बन रहा था, उस बीच वहां प्राइसेस काफी बढ़ गए। हमारे मुंबई एनसीआर के कुछ बड़े डेवलपर्स ने वहां पर वहां की फिजिबिलिटी को समझते हुए वहां अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। वो प्रोजेक्ट्स अभी भी दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन द मार्केट। सो क्योंकि अब ये नए ग्रोथ स्पॉट्स हैं, क्योंकि टीयर 1 की का ग्रोथ लेवल जो उनसे जितना प्रॉफिटेबिलिटी बनती थी, वो शायद अब उसमें बहुत मॉडरेशन आ चुका है। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को बड़े डेवलपर्स एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, एंड वी आर वेरी श्योर दैट दे विल कंसिडर दीज मार्केट्स अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वो इन पे अग्रेसिव रहेंगे, बुलिश रहेंगे। दीपक जी, प्रदीप जी, क्या आम होम बायर के लिए ये सही समय है एंट्री का, या फिर उसे अभी और स्पष्टता का इंतजार करना चाहिए? देखिए दीपक जी, रियल एस्टेट मार्केट में हमेशा एंट्री का समय होता है, लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक साइंस की तरह, एक मैथ्स की तरह कैलकुलेटिव हो, तब। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज नहीं है, कोई भी चीज कहीं पर भी जाके आपने ले ली और वो प्राइस बढ़े या घटे और फिर आप किस्मत को दें या मार्केट को कोसते रहें। एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन परफेक्ट है, कैलकुलेशन परफेक्ट कैसे होगी? सबसे पहले आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, इसको समझना पड़ेगा।
अगर आप इसको समझ रहे हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करने का प्लान गवर्नमेंट का समझ रहे हो, उस एरिया का मास्टर प्लान समझ रहे हो, और वहां क्या एक्टिविटी है गवर्नमेंट के, क्या प्रपोज और प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, अगर आप इन सभी चीजों को समझ रहे हो और फिर वहां पर उसी आसपास पेरिफेरल एरिया में सभी अप्रूवल्स को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देगी। रियल एस्टेट हमेशा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इसके विपरीत आप बगैर कुछ समझोचे समझे किसी भी जगह कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उसके रिटर्न की गारंटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से एनी टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको रिटर्न देगी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर बाइंग की गई हो और इन्वेस्टमेंट सोच के की गई हो तो रिटर्न जरूर मिलेगा। बिल्कुल, यानी छोटे शहरों में अपार संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। जाहिर है, जब मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होते हैं तो नौकरियां भी आती हैं और उसका असर रियल एस्टेट पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। रिपोर्ट का भी आधार लगभग यही है। लेकिन जैसे ही संभावनाएं बनती हैं वैसे ही फर्जीवाड़े करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं और फोमो स्ट्रेटजी के साथ लोगों को फंसाने की कोशिश भी करते हैं। आपको नहीं फंसना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, संयम का इस्तेमाल करना है, तभी किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना है। प्रदीप जी, सुनीता जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का मुंबई के रियल एस्टेट पर भी असर पड़ गया है। कैसे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के रियल एस्टेट कनेक्शन की। भले ही अभी युद्ध के चलते अधिक चर्चा ऊर्जा संकट की हो रही हो, लेकिन हमें एक बात पर गौर करने की जरूरत है कि समुद्री मार्ग से सिर्फ क्रूड और गैस ही नहीं आती। दुनिया भर में बड़े स्तर पर स्टील, मार्बल, लकड़ी, मशीनरी, इंपोर्टेड किचनवेयर्स, बाथरूम फिटिंग्स, एल्यूमिनियम्स, तमाम तरह के केमिकल समेत बड़ी मात्रा में वो सारा कच्चा माल आता है जिसका उपयोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री करती है। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आवागमन का संकट मंडराया है तो पहला फोकस एसेंशियल कमोडिटीज पर रहेगा। जाहिर है, उस लिस्ट में निर्माण से जुड़े प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ऐसे में एनरॉक ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, एक रिपोर्ट जारी की है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन रुकने से रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रभावित होगी और सबसे बड़ा झटका मुंबई को लगेगा। तो इस पूरी चीज को अगर आपको समझना है तो 360 डिग्री उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से संकट कैसे बढ़ रहा है, दिक्कतें कहां पर आ रही हैं। अब आप समझिए कि 20% ग्लोबल तेल सप्लाई का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इस वजह से अब अगर इस रास्ते नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? जहाजों को लंबा रूट लेना पड़ेगा और लंबा रूट लेने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 10 से 20 दिन की देरी हो जा रही है। इससे क्या होगा कि 1.5 से 3.5 लाख रुपए कंटेनर अतिरिक्त ढुलाई हो जा रही है और सप्लाई चेन पर सीधा झटका पड़ रहा है। जाहिर तौर पर लंबा रूट होगा तो सप्लाई चेन बाधित होनी ही होनी है। अब आपको हम बताएं कि माल ढुलाई की लागत किस तरह से बढ़ रही है। मरीन फ्यूल खर्च 1 लाख प्रति टन बढ़ गया है, ये सबसे बड़ा संकट है। वॉर रिस्क सरचार्ज और बीमा भी महंगा हो गया, जो कि होना ही था, आगे भी पता नहीं कितना और बढ़ेगा। गल्फ कार्गो पर 2 से 3.5 लाख रुपए कंटेनर अतिरिक्त खर्च आ गया है। आयात करना सीधी तौर पर बहुत महंगा हो गया और जाहिर तौर पर जब आयात महंगा होगा तो लागत बढ़नी है। लागत की बात कर लेते हैं। स्टील का भाव 62,000 से 72,000 रुपए प्रति टन हो गया, यानी 20% की बढ़ोतरी सिर्फ स्टील में हो गई है। और स्टील की बढ़ोतरी से 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, आप समझ सकते हैं लागत बढ़नी है सिर्फ स्टील की। एल्यूमिनियम का भाव 3.5 लाख रुपए प्रति टन बढ़ा है। इसके अलावा मार्बल 50 से 150 रुपए प्रति स्क्वायर फीट महंगा हो गया है। हर बिल्डिंग मटेरियल की लागत बढ़ेगी तो बिल्डिंग की भी लागत बढ़नी तय है, कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़नी तय है। आपको बता दें कितनी कीमतों पर असर पड़ेगा। डेवलपर्स की लागत बढ़ेगी जो कि बिल्कुल बढ़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लग्जरी के डेवलपर्स की ज्यादा लागत बढ़ेगी। 5% तक भाव बढ़ने की आशंका है। आप मान सकते हैं बड़ी लागत का बोझ ग्राहक पर ही जाएगा, डेवलपर अपने ऊपर तो रखेगा नहीं। लग्जरी घर खरीदारों के लिए बड़ी बात नहीं है कि वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड सामान नहीं भी होता है तो कह सकते हैं कि शायद लागत ना बढ़े, लेकिन लग्जरी पर असर दिखना तय है।
मुंबई पर असर सबसे ज्यादा क्यों दिखेगा? आपको इस हिसाब से समझना चाहिए कि 2024 में देश भर में 59 अल्ट्रा लग्जरी घर बिके थे। अल्ट्रा लग्जरी घर उनको कहते हैं जिनकी कीमत 40 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होती है, यानी बहुत ही सुपर अल्ट्रा लग्जरी कह सकते हैं। कुल बिके अल्ट्रा लग्जरी घरों की कीमत 4,754 करोड़ रुपए थी। 2024 की मैं बात कर रहा हूं। मुंबई लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट का केंद्र है, सबसे ज्यादा लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज यहीं पर हैं। कुल अल्ट्रा लग्जरी घरों में मुंबई का जो हिस्सा है वो 88% का है, ऐसे आप समझिए। इंपोर्टेड लग्जरी मटेरियल का अधिक इस्तेमाल होता है क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट हैं, लगभग ज्यादातर चीजें इंपोर्टेड होती हैं। मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में देरी की स्थिति है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रूट लंबा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी और देरी भी होगी। कच्चे माल के संकट से प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बढ़ना प्रभावित है। अगर समय पे आपको मटेरियल नहीं मिलेगा तो निर्माण का समय भी बढ़ेगा, और समय जब अगर बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर लोगों को पोजीशन में देरी आएगी। डिलीवरी लेट होगी तो पोजीशन भी लेट मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझने वाली। अब मुंबई के प्रीमियम प्रॉपर्टी मार्केट का अगर हम देखें कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, तो साउथ मुंबई है, BKC है, वर्ली है और लोअर परेल है। ये वो कुछ इलाके हैं जहां पर मुंबई की टोटल अल्ट्रा लग्जरी का लगभग आप कह सकते हैं 60 से 75% यहां पर प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ें और अगर हम समझने की कोशिश करें कि NRI फैक्टर क्या है, क्योंकि मुंबई में NRIs बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लेते हैं, तो NRIs से 15 से 22% लग्जरी प्रॉपर्टी NRIs खरीदते हैं, और इसकी वजह से कुल प्रोजेक्ट में NRIs की जो है 30% तक वैल्यू ऐड होती है। तो ऐसा समझिए कि अब यात्रा पर असर है, क्योंकि लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, प्लेन प्रॉपर चल नहीं रहे हैं, तो डील पर असर पड़ रहा है। लग्जरी प्रॉपर्टी में डिमांड पर हल्का असर पड़ेगा, क्योंकि NRIs अगर डील नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर दिक्कतें होनी है। ऐसे में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी भले ही दिक्कतें दिख रही हैं क्रूड पर, गैस पर, लेकिन रियल एस्टेट पे भी इंपैक्ट आने वाला है। और रियल एस्टेट पर किस तरह का इंपैक्ट आएगा, किस तरह से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, और सबसे ज़्यादा जो असर होगा, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें देखने को मिलेंगी वो साउथ बॉम्बे में, यानी लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलेंगी। तो ये है सीधा कनेक्शन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से रियल एस्टेट पर पड़ने वाले असर का। तो प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।